कल हमने हिंदी आदिकाल के 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 15 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आज 16 नंबर का प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग ज़रूर देखें। नमस्ते, राधे राधे। हम आप सभी के लिए आदिकाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। इसमें 200 प्रश्न हैं। बहुत अच्छे प्रश्नों तरीके से हम प्रश्न की व्याख्या करते हुए चलेंगे। अगर हमारा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज अपना प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है हमारा। सोलह नंबर का प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि लगा हुआ है। क्योंकि लगा हुआ है। ऑप्शन है ए, वह शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया है। बी, उसमें साहित्य के विकास का सही निर्धारण नहीं है। सी ऑप्शन है, इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं। डी ऑप्शन है, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि इसके उपयुक्त तो हमें सही ऑप्शन चुनना है। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन है 16 नंबर क्वेश्चन का? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। डी इज करेक्ट। वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, इसके लिए वह केंद्र बिंदु नहीं बन सका। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर का हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न 17 नंबर का है, मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए, श्याम बिहारी। बी, सुखदेव बिहारी। सी, गणेश बिहारी। डी, कृष्ण बिहारी। तो कौन नहीं सम्मिलित है? सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि कृष्ण बिहारी नहीं है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी ये 3 कवि हैं, परंतु कृष्ण बिहारी नहीं है। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर का है, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? कितने कालों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है ए, 5। ए, 5। बी, 4। सी, 3। डी, 2। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है 18 नंबर का? ए, करेक्ट इज ए, 5। क्योंकि मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? 5 खंडों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न हम
देखते हैं कौन सा है हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर का, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ए शिव सिंह सेगर, बी मिश्र बंधु, सी वियोगी हरि, डी श्याम सुंदर दास। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? हिंदी नवरत्न के लेखक, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि शिव सिंह सेगर नहीं है। शिव सिंह सेगर वियोगी हरि भी नहीं है, श्याम सुंदर दास भी नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न है, पादरी F.E. के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यहाँ पर ग्रंथ लिखा हुआ है या ग्रंथ। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है इस्तवार द लितलोई इंदोई ए हिंदुस्तानी, बी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो सही ऑप्शन 20 नंबर का क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। 21 नंबर का हमारा प्रश्न है 21 नंबर का, वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे किससे मिली है? ऑप्शन देखा जाए। ए पंडित राधाचरण गोस्वामी, बी परमानंद दास, सी छीत स्वामी, डी सूरदास। तो किससे मिली है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पंडित राधाचरण गोस्वामी द्वारा इन्हें ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा मिली है। अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ए हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, बी हिंदी साहित्य का विकास, सी हिंदी साहित्य और चित्रवृत्ति का विकास, डी हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित कराया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रकाशन वर्ष याद ही नहीं रहता। याद ही क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमने उसको याद ही नहीं किया। पढ़ा तो बट हमें याद ही नहीं है कि हाँ क्या है, किस सन में उन्होंने प्रकाशन किया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 1927 ईस्वी, बी 1918 ईस्वी, सी 1919 ईस्वी, डी 1929 ईस्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष जो था 1929 ईस्वी था। बहुत अच्छे प्रश्न हैं आप सभी लोग।
24 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। बी हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल। सी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हरिओद। डी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं आप लोग कौन सा है। चलो हम बताते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब व्यवस्थित, सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय जो है, तो सबसे व्यवस्थित और लोकप्रिय ग्रंथ जो है माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि इनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, इसे एक एथेंटिक तरीके से, चाहे जो भी प्रश्न हो आचार्य शुक्ल के ही माने जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्हें अच्छा और व्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा है। और इसके अलग तथ्य हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कभी पूछ लेता है कि राम कुमार वर्मा का कौन सा ग्रंथ है, तो हम बताएंगे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हरिओद का कौन सा ग्रंथ है, तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हरिओद यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। राम कुमार ने किसकी आलोचना की, तो राम कुमार ने साहित्य की आलोचना की। हरिओद ने मतलब किस साहित्य पर विकास किया, तो हरिओद ने भाषा पर विकास किया। किस पर? भाषा पर विकास किया। सुमन राजे, राजे मतलब सुमन राजे ने क्या किया? आधा इतिहास किया। क्या किया? आधा किया। राजे जो हैं, राजे आधा। और मोहन अवस्थी भी हैं हिंदी साहित्य का आधे इतिहास का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 25 नंबर का है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है इस प्रश्न में कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? तो ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं। ए है अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। बी प्रगति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास करना। सी आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना। डी ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया। छब्बीस नंबर का प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? किसकी साहित्यिक कोटि की नहीं है? ए भट्ट केदार और नरपतमल की रचनाएं। बी सिद्धों और योगियों की रचनाएं। सी जगनिक और चंद्रबदाई की रचनाएं। डी विद्यापति और खुसरो की रचनाएं। तो 26 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि सिद्धों और योगियों की रचनाएं नहीं थी, साहित्यिक कोटि की नहीं थी। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर का, हिंदी साहित्य
इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। क्या है? अभी तक अधूरा है। ऑप्शन देखते हैं। ए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। बी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। आगे और ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, प्रोफेसर वसुदेव सिंह। डी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सही ऑप्शन इसका होगा डी, क्योंकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका हम आगे प्रश्न भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर क्योंकि 27 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का वह प्रमुख ग्रंथ है जो अभी तक अधूरा है। किसे माना गया है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर का। 28 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी वियोगी हरि, डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 28 का ए। क्या होगा? ए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, क्योंकि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय जो है तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को दिया जाता है। इन्होंने ही आलोचनात्मक ढंग से समझाया। आगे हमारा प्रश्न है 29 नंबर का। 29 नंबर के प्रश्न में देखते हैं हम, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर है। ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंह सेगर, सी गंगा प्रसाद सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 29 नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गंगा प्रसाद सिंह। क्या होगा? गंगा प्रसाद सिंह। इन्होंने हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गंगा प्रसाद सिंह। क्योंकि ये प्रश्न जो है तो ये यूजीसी नेट लेवल के हैं, इसमें पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा 30 नंबर का प्रश्न है, किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? यहाँ पर सबसे बड़ा अहम जो है आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक, किसका? आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किसे कहा गया? तो ऑप्शन यहाँ पर है हिंदी का संक्षिप्त इतिहास राम नरेश त्रिपाठी, बी आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल, सी
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डी हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। तो 30 नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताएं। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी, क्योंकि हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया। यह हिंदी साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है माता प्रसाद गुप्त। आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चले, एक की पॉइंट में बनाना। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया, तो यहाँ पर हम फिर उसके नोट लाइन करके हम लिखेंगे हिंदी पुस्तक साहित्य, लेखक का नाम लिखेंगे माता प्रसाद गुप्त। बस इतना ही लिख के चले छोटे छोटे में, और थोड़ा स्पष्ट और साफ तरीके से, कि देखने में भी अच्छा लगे। हो सकता है कि कभी कभी याद करने में हमारे गलत हो जाता है, ज़्यादा समय से हम अगर उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश हम रिकॉल नहीं कर पाते, तो हमें एग्ज़ाम हॉल में उसकी इमेज हो सकता है हमारे माइंड में, मस्तिष्क में उसकी एक इमेज ही रह जाए। क्योंकि जब चीज़ें सुंदर होगी, अच्छी होंगी, उसकी लिखावट, तो उसकी अमिट छाप जाती है हमारे मस्तिष्क में। जब अमिट छाप जाएगी तो वो कन्फर्म याद रहेगी। हो सकता है हम ऑप्शन से याद ना कर पाएँ, क्वेश्चन से याद ना कर पाएँ, लेकिन हमारे माइंड में अगर कोई अच्छी तरीके से क्रिएट की गई इमेज या लिखा गया लाइन हमारे माइंड में रिकॉल हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है। 31 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? किसने रेखांकित किया है? संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है। ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी वसुदेव सिंह, सी राहुल संस्कृतायन, डी गणपत चंद्र गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 31 नंबर का? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने ही हिंदी साहित्य विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है 32 नंबर का, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। गारसा दत्तारसी, ए गारसा दत्तारसी, बी डॉक्टर गियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मिश्रबंधु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर गियर्सन। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम जो प्रयास किया था काल विभाजन का, तो डॉक्टर गियर्सन ने ही किया था। अगला है हमारा प्रश्न, तैतीस नंबर का है, डॉक्टर गियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, हमने इसका रिवीजन करवाते ही सुपर फास्ट रिवीजन कहा था, और सुपर फास्ट रिवीजन के बाद हमने क्वेश्चन करवाने का भी वादा किया था। उसी मुताबिक हमारे प्रश्न है, देखो तो आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है डॉक्टर गियर्सन ने? ऑप्शन देखते हैं। ए आदिकाल, बी प्रारंभिक काल, सी चारण काल, डी वीर गाथा काल। तो डॉक्टर गियर्सन ने कौन सा आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? इस आदिकाल रामचंद्र शुक्ल ने, वीर गाथा काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रारंभिक काल कुछ
और सी चारण काल जो है जॉर्ज गियर्सन ने दिया। आरंभिक काल का नाम जॉर्ज गियर्सन ने दिया है। 34 नंबर का प्रश्न है, जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ऑप्शन है 6वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, सी 8वीं शताब्दी, डी 9वीं शताब्दी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने इसे 6वीं शताब्दी यानी 693 नहीं 43 करके कुछ माना है, और जॉर्ज गियर्सन ने इसे 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। अगला प्रश्न हमारा है 35 नंबर का। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन को स्पष्ट निर्देश है? मतलब स्पष्ट निर्देश है, किस अध्याय में निर्देश है? ऑप्शन देखते हैं, ए 6ठे, बी 8वें, सी 10वें, डी 12वें। तो सही ऑप्शन क्या होगा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो काल विभाजन का स्पष्ट निर्देशन जो है वह 12वें अध्याय में है। किसमें है? 12वें अध्याय में। इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है। आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है। ऑप्शन है, ए मिश्र बंधु, बी गियर्सन, सी गारसादा तारसी, डी शिव सिंह सेगर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वहां पर आरंभिक काल था। आरंभिक काल जो है ए करेक्ट ऑप्शन, आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है। किसने आरंभिक किया है? मिश्र बंधु ने। करेक्ट ऑप्शन है ए। इसका हम 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक ऑप्शन हमारा आगे है, उसे भी देखेंगे। मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है इसमें। अज्ञात काल का उल्लेख है इसमें। किसमें? मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए काल विभाजन के अंतर्गत। ए चंद पूर्व हिंदी का विवरण, बी उन कवियों का विवरण जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, सी रीतकालीन कवियों का विवरण। अगला ऑप्शन हमारा है डी ऑप्शन है, उन रचनाओं का विवरण जिनके रचनाकारों का पता नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर है बी, क्योंकि उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख, जिसमें उन कवियों का विवरण है जिनका कोई समय निश्चित ही नहीं है, उनका अता पता ही नहीं कि कब कौन से सन के ये कवि रहे हैं। अड़तीस नंबर का प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? ए 2, सी
ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो 38 नंबर का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि 4 पद्धतियाँ। काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? 4 पद्धतियाँ हैं। अब हम आगे हमने बताया भी है, पूरा कोर्स हमारी अगले पिछली वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। FEKE में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? कितने कालों में विभक्त किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, क्योंकि 4 भागों में विभक्त किया है, 4 कालों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न हमारा है 40 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने हिंदी की शीर्षावस्था के व्रतों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? ए वियोगी हरि, बी श्याम सुंदर दास, सी एडविन गिब्स, डी FEKE। तो सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी FEKE। आगे हम बढ़ते हैं 41 नंबर के प्रश्न पर। 41 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया? किसने आधार बनाया है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गणपत चंद्र गुप्त, डी राहुल संस्कृतैन। तो किसने बनाया है? ऑप्शन इसका ए सही होगा, क्योंकि साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्रवृत्ति को काल विभाजन का आधार किसने बनाया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है 42 नंबर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? कितने कालों में विभाजित किया है? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। कितने कालों में विभाजित किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, क्योंकि 4 कालों में विभाजित किया है। इन्होंने 4 कालों में विभाजित किया है। 43 नंबर का प्रश्न है। 43 नंबर का प्रश्न है, वीर गाथा काल नाम से विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति है। किसे आपत्ति है? ए जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया गया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, बी उनमें श्रृंगार रस भी है, सी उनमें कुछ आप्राय और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, डी उनमें हठयोग की प्रधानता है। हठयोग की प्रधानता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति कौन सी है? उनमें कुछ अपर्याप्त और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं जो आपत्ति हैं। वीर गाथा काल के नाम के विरुद्ध आपत्ति है। 44 नंबर का प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम है। ए वीर गाथा काल, बी सिद्ध सामंत काल, सी चारण काल, डी आदिकाल। तो 44 नंबर का प्रश्न कौन सा सही है? ऑप्शन डी आदिकाल।
क्योंकि आरंभिक काल को सर्वाधिक प्रयुक्त नाम जो है आदिकाल है। अगला 45 नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? ए 950 वर्ष, बी 1000 वर्ष, सी 1500 वर्ष, डी 2000 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 950 वर्ष तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए डॉक्टर गेयरसन, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, डी एफ ई के ई। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 46 नंबर का? इसका सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं किया है आदिकाल के लिए। अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर का, हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? किसने कहा है? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, डी महापंडित राहुल सांस्कृत्य। तो सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्य ने। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। यहाँ पर अगला प्रश्न हमें मिला हुआ है 48 नंबर का, आदिकाल का विषाद विश्लेषण करने का श्रेय है। ऑप्शन है ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बी नंदुलारे वाजपेयी को, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, डी अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को। तो 48 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा है? ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का विषाद विश्लेषण करने का श्रेय दिया जाता है। किसे श्रेय दिया जाता है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को। 49 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल की सीमा अवधि है। आदिकाल की सीमा अवधि क्या है? ए 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, बी 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, सी 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, डी 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न हमारा आज का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर का, क्योंकि हम ने 15 प्रश्न पहले किए थे, फिर 16 से शुरुआत करके हम 50 यानी 35 प्रश्न कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो अपभ्रंश काल किसने कहा है? ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी प्रोफेसर वसुदेव सिंह, सी वियोगी हरि, डी राहुल सांस्कृत्य। ये प्रश्न हम आप सबके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं।
आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है। अपभ्रंश काल किसने कहा है, फिर हम अगली क्लास में आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग कमेंट में इस आंसर प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। आगे की क्लास, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगले सेशन में जुड़े और अपना सहयोग प्रदान करें। तब तक के लिए राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।